हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम करेंगे जो बाकी के हमारे BE-VAE-181 जो हमारी EVS है इग्नो की, जो फर्स्ट सेमेस्टर में सबको पढ़नी पड़ती है, कंपलसरी है। तो उसके मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने करा दिया था। तो कुछ 9 क्वेश्चंस आई थिंक मैंने कराए थे। तो आज हम 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है डिटर्मिनिज्म अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो आपने पढ़ी होगी जब आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हो BE-VAE। मैं सिंपली बोलूँगी आपको, EVS जो है हमारी, उसमें आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा डिटर्मिनिज्म कुछ अप्रोचेस दी गई हैं, ठीक है। तो उसमें जो डिटर्मिनिज्म अप्रोच जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला इसमें है अर्थ मेड ह्यूमन, दूसरा है अर्थ मेड बाय गॉड, तीसरा है अर्थ मेड बाय एवरीथिंग और चौथा है नन ऑफ द अबव। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे आप देखोगे कि इसका जो ये है आंसर वो है अर्थ मेड बाय ह्यूमन, जो ए इसका है, ए इसका आंसर रहेगा। देन उसके बाद है हमारा डिटर्मिनिज्म अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय, जो हमारा डिटर्मिनिज्म अप्रोच है ये किसने सबसे पहले लाई थी इस सिनेरियो में, या किसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो पहले आपको दिया है ऑप्शन जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिक रेड्जल, फिर है फ्रेंच जोग्राफर फ्रेडरिक रेड्जल, यहाँ पे जर्मन और फ्रेंच मैंने करा है। उसके बाद है फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फैब्रे, फिर है फ्रेंच हिस्टोरियन फ्रेडरिक रेड्जल। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन है, मतलब ऑप्शन में से कोई एक आंसर है। तो इसका आंसर भी है ए, यानी जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिक रेड्जल। उसके बाद है टर्म पॉसिबिलिज्म वॉज कॉइंड बाय, जो टर्म हमारी हम उसमें पढ़ते हैं पॉसिबिलिज्म क्या होता है, ये किसने सबसे पहले लाई थी, किसने इंट्रोड्यूस की थी। इसमें है सबसे पहले सेम वही ऑप्शन रखे हैं, जर्मन जोग्राफर फ्रेडरिक रेड्जल, फ्रेंच जोग्राफर फ्रेडरिक रेड्जल, फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फैब्रे या फ्रेंच हिस्टोरियन फ्रेडरिक रेड्जल। तो इसका आंसर है सी, यानी फ्रेंच हिस्टोरियन लूसियन फैब्रे। उसके बाद है ऑक्सीमोरॉन मीन्स, जो ऑक्सीमोरॉन जब मोरॉन आप एक टर्म पढ़ते हो इसका मतलब क्या है, हम इसमें EVS में एक टर्म पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ऑप्शन देखिए स्पीच ऑफ वर्ड्स, सेकेंड है फिगर ऑफ स्पीच दैट कंबाइंस टू कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म्स इनटू अ कंप्रेस्ड पैराडॉक्स, तीसरा है डेवलपमेंट, चौथा है सस्टेनेबिलिटी। तो इसका आंसर है बी, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये बोलने में एक जो हमारी स्पीच है उसमें एक फिगर आता है जिसके मतलब जिसमें क्या होता है, दो वर्ड्स को लिया जाता है एक साथ, ठीक है, जो मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन दो वर्ड्स को एक साथ लिया जाता है, तो उनको कंबाइन किया जाता है, ठीक है। मतलब दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के समझो आप एक दूसरे के एंटोनिम्स जैसे होते हैं ना, अगर गुड है गुड का बैड होता है, उसी तरीके से इसमें क्या लिया जाता है, दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको मिला के एक टर्म बनती है। उसके बाद है हमारा 14th जो क्वेश्चन है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है इसका मतलब क्या होता है। पहले है फ्रॉम कंटिन्यूली ग्रोइंग पॉपुलेशन टू अ स्टेबल वन, सेकेंड है कंटिन्यूली ग्रोइंग पॉपुलेशन, तीसरा है कंटिन्यूली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जब किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे जब वो अच्छे मेजर्स देने लगेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो पॉपुलेशन सही नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे आप इंडिया की ले लो, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी बढ़ रही है, कोई हद ही नहीं है। इंडिया या चाइना, इंडिया नंबर 1 पे आता है और चाइना नंबर 1 पे आता है, देन फिर इंडिया आता है आई थिंक। तो आप देखो इन दोनों कंट्रीज़ की कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट जो चाइना है वो उसने अपना ऐसा मतलब वो कुछ ऐसे उसी मेजर्स लिए हैं, कुछ और भी काम किए हैं, जिसकी वजह से अब उनकी पॉपुलेशन क्या है, वो कम होती जा रही है। जबकि इंडिया की पॉपुलेशन हम ऑन द अदर हैंड देखेंगे वो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई मतलब उसने बहुत ट्राई किया लेने का, मतलब बहुत सारे मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स दिए, बहुत सारा कुछ किया, बट लोग हैं वो नहीं मान रहे ये सब, है ना। आधे रिलीजन के ऊपर बोलते हैं कि
हमारे बच्चे ज़्यादा होने चाहिए, आधे कुछ बोलते हैं। तो सबके अलग अलग ये बोल सकते हैं, सब अपनी अपनी बातें ही मनवाते हैं। तो कोई मतलब गवर्नमेंट की बात नहीं सुनता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से आगे जाके हमारे मतलब बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे हाउसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, रहने में प्रॉब्लम होगी, और बहुत सारी मतलब जैसे आपको पता है जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका मतलब है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जब आपकी पॉपुलेशन किसी कंट्री की बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, जब आप फिर क्या करते हो, जब कुछ अच्छे अच्छे काम करने लगते हो जिसकी वजह से वो अच्छी पॉपुलेशन सही लेवल पे आ जाती है, उसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। उसके बाद है हमारा टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। इसमें ऑप्शन पहले है फ्रॉम पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस। सेकेंड ऑप्शन इज़ पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन। थर्ड वन इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस एंड फोर्थ वन इज़ नन ऑफ द अबव। तो 15 का आपका आंसर रहेगा ए, यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन मीन्स फ्रॉम पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक प्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस। यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन हम उसको बोलेंगे जब कहीं पे समझो किसी कंट्री में मैं आपको वापस से समझाती हूँ, कोई कंट्री ले लो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जब कोई भी टेक्नोलॉजी वहाँ पे काम कर रही है, टेक्नोलॉजी जो हो रही है, लेकिन वो मतलब ये भी कर रहे हैं मतलब वो अच्छा मतलब उनकी जो टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर रहे हैं, अच्छा वो चल रहा है उनका सारा। बट ऑन द अदर हैंड जो उनके जो समझो आप हाँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा वो डेवलप कर रहे हैं। तो फिर मतलब जब आपको पता है जब टेक्नोलॉजी आती है, टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा उसके बुरे असरात भी होते हैं। तो कोई कंट्री है जहाँ पे पोल्यूशन जब मतलब पोल्यूशन इंटेंसिव इकोनॉमिक जो उनकी होगी, मतलब वो डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्शन उनकी जो है वो डेवलप कर रही है, लेकिन वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेंगे, जब वो अलग नए मेजर्स देंगे जिसमें एनवायरनमेंट को वो नज़र में रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन। यानी टेक्नोलॉजी जो उनकी पोल्यूशन से भरी हुई थी पहले, अब वो एनवायरनमेंट को ला रहे हैं बीच में, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, तो अब क्या हो जाएगी, वो मतलब अच्छे वे में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है। देन है हमारा XC2 मीन्स टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। Second one is to conserve living organisms outside the cage. Third one is to conserve plants and fourth one is to conserve animals. तो इसका आंसर आपका रहेगा 16 का ए, यानी XC2 का मतलब होता है टू कंजर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट। यानी जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उनका नेचुरल हैबिटेट है ना, उसके बाहर उनको कंजर्व करना, उनको संभालना, उसको हम बोलेंगे XC2। यानी अगर कोई समझो आप कोई जंगल है, जंगल में से हम उसको निकाल के कहीं और उसको संभाल के रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो हो गया। जैसे हम पेट्स होते हैं, कोई पेट लाते हैं जंगल से, कोई होता है जो आपने लाया जानवर, तो आपने उसको क्या किया, वहाँ से निकाला और अपने घर ले आए, तो आप अपने घर में उसको संभाल के रखने लग गए, तो उसको हम बोलेंगे XC2। उसी के साथ InSitu क्या होता है, InSitu मीन्स 17th क्वेश्चन इज our 17th question is InSitu means to conserve living organisms in their natural habitat situations, to conserve living organisms inside the cage, to conserve animals, to conserve plants। तो इसका आंसर आपका रहेगा A, to conserve living organisms in their natural habitat situations। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जहाँ पे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम उनको वहीं पे उनके ऐसी वहाँ पे अच्छी सिचुएशंस बना देंगे कि वो वहीं पे नेचुरली वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें। ठीक है, यानी जंगल में अगर कोई जानवर है, तो जैसे शेर है, हम उसको जंगल में ही रखेंगे, बट उसके लिए हम थोड़ा उसको मतलब अच्छा वहीं पे रहने भी दे सकते हैं, प्लस हम उसके लिए कुछ अच्छा भी और भी स्टेप्स ले सकते हैं, जिसकी वजह जैसे कि कोई बहुत सारे शिकार करते हैं, बहुत सारे हंट करते हैं इन जानवरों को, तो वो हम रुकवा सकते हैं, तो उसको भी हम बोलेंगे, वो भी आता है InSitu में। देन 18th क्वेश्चन इज पॉसिबिलिज्म अप्रोच इंडिकेट्स दैट। जो हमारी पॉसिबिलिज्म इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया था अप्रोच है, वो क्या बताती है। सबसे पहले द फिजिकल एनवायरनमेंट इज पैसिव। The physical environment is passive and human being is the active agent at liberty to choose between wide range of environmental possibilities. The physical environment is active and human being is the passive agent at liberty to choose wide range of environmental possibilities. And fourth one is the physical environment is active। तो इसका आपका आंसर आएगा 18 का आंसर आएगा आपका बी इसका आपका आंसर रहेगा। ठीक है, यानी द फिज़िकल एनवायरनमेंट जो हमारा पॉसिबिलिज्म जो हमारी अप्रोच है वो बताता है कि द फिज़िकल एनवायरनमेंट इज़ पैसिव एंड ह्यूमन बीइंग इज़ द
एक्टिव एजेंट एट लिबर्टी टू चूज़ बिटवीन वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़, यानी जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो पैसिव है, यानी वो कुछ नहीं कर सकता है, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक एक्टिव एजेंट है, मतलब उसके पास आज़ादी है कि वो क्या करे, वो एनवायरनमेंट के साथ क्या कर सकता है, वो उसके साथ उसके साथ अच्छा भी कर सकता है, उसके साथ गलत भी कर सकता है। यानी एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है, एनवायरनमेंट क्या है, पैसिव है। तो जो एक इंसान है वो एक्टिव है, यानी वो जो चाहे वो उसके साथ कर सकता है, वो उसको संभाल के रख सकता है, एनवायरनमेंट को सेफ रख सकता है, साफ़ रख सकता है, और उसको ख़राब भी कर सकता है। यानी पेड़ काटेगा, डिफॉरेस्टेशन करेगा, जो हमारे रिवर्स वगैरह उनको गंदे करेगा, या वो उनको साफ़ रख सकता है, वो हमारे जो एफॉरेस्टेशन है उसको बढ़ा सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है। तो इंसान के पास जो हमारी पॉसिबिलिज्म अप्रोच है वो हमें बताती है कि एक इंसान है वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास आज़ादी है कि वो बहुत सारे मतलब कुछ भी एनवायरमेंटल पॉसिबिलिटीज़ उसके पास बहुत सारी है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है एनवायरनमेंट के साथ। उसके बाद है हमारा 19th क्वेश्चन, एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच इज़ बेस्ड अपॉन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ। जो हमारा एनवायरमेंटलिज्म हमारी एक और अप्रोच है, यानी एनवायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिकल अप्रोच, ये जो हमारी अप्रोच है ये किसके ऊपर बेस्ड है, इकोलॉजी के प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी के ऊपर। जो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले है म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑन द वन हैंड एंड द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिजम्स ऑन द अदर इन गिवन सिस्टम। म्यूचुअल इंटरेक्शन between organisms and environment, mutual interaction between organisms and chemical system, or mutual interaction between organisms and chemical on one hand and the interaction among the organisms on the other in a given system। तो सबसे पहले अगर एनवायरनमेंट की जहाँ पे भी बात होगी वहाँ पे केमिकल्स का नहीं आ सकता है, ठीक है, ये आप याद रखना। केमिकल तो वहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि केमिकल जो भी होते हैं उससे एनवायरनमेंट को ख़तरा भी पहुँचता ही है ना। तो जो हमारा 19th है इसका आंसर आप ले लो 9 इसका जो आंसर है वो ए है, ठीक है। यानी म्यूचुअल जो हमारा एनवायरमेंटलिज्म या इकोलॉजिकल अप्रोच है इसका मतलब है mutual interaction between organisms and physical environment on the one hand and the interaction among the organisms on the other in given system। यानी एक सिस्टम होता है जिसमें एक साथ मिल के इंटरेक्ट करते हैं, कौन इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। और दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स और दूसरे साइड से ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, जो भी उनका सिस्टम दिया गया होता है उसमें इंटरेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला है वो है एनवायरमेंटलिज्म और इकोलॉजिकल अप्रोच एम्फसाइजेस ऑन वाइज एंड रिस्ट्रेंड यूज़ ऑफ। जो हमारा एनवायरमेंटलिज्म अप्रोच है ये किसके ऊपर ज़ोर देती है, यानी ये ज़ोर देती है सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज कीपिंग इन विव सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी सो दैट ऑलरेडी डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड एंड हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर इज़ रिस्टोर्ड। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स एक्सेसिव यूज़, एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, देन हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर। यानी ये 4 हमें इसमें दिए हैं, ठीक है। इसका 20 का आपको ले लो आप, आंसर इसका है ए, ठीक है। इसमें है यानी जो हमारा एनवायरमेंटल अप्रोच है ये किस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करती है, ज़ोर देती है, ये बताती है कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज कीपिंग इन विव सर्टन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी सो दैट ऑलरेडी डिप्लीटेड नेचुरल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड एंड हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचर इज रिस्टोर्ड। यानी ये जो हमारी अप्रोच है इसका नाम देखिए आप, एनवायरमेंट देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो अप्रोच है हमारी ये हमें बताती है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें बचाना है। यानी हमें ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाने हैं, ऐसी कुछ पॉलिसीज़ बनानी है, स्ट्रैटेजीज़ लानी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे ऑलरेडी डिप्लीट हो रहे हैं यानी बर्बाद हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, उनको भी हम वापस से ठीक कर सकें, और हम जो हमारे आने वाले जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम पहले ही मतलब ख़त्म ना करें, वो भी सही से आ पाएँ और हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, यानी इक्वली हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। तो इसी के साथ हमारा ये भी ख़त्म हो गया।
थैंक यू।